क्या लखनऊ की अनुभवहीन गेंदबाजी एकाना में मुंबई के बल्लेबाजों को रोक पाएगी? यही है 16वें मैच के पहले सबसे बड़ा सवाल। तो इस पर रणनीति में हमारे साथ गौर फरमाने वाले हैं संजय बांगर। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गेंदबाजों पर काफ़ी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है लखनऊ के, लेकिन ये चर्चा शायद जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, एकाना की पिच जिस प्रकार की हमने पहले मुकाबले में देखी, क्या वो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? बल्लेबाजों के लिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ज़्यादा फेवरेबल किसी टीम के लिए नहीं है, दोनों टीम के लिए बराबर है। क्योंकि मार्श, पूरन, मिलर, माकरम, ये सब एलएसजी के बल्लेबाज हैं और उनको भी अगर गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरीके से आता है, उछाल से आता है, तो इन सारे बल्लेबाजों को वो पसंद है। और वही रिकल्टन है, रोहित है, उनको भी कुछ इसी तरह की सतह पसंद है। तो दिक्कत ये रही थी पिछले मैच में कि थोड़ा सा जो मूवमेंट हमें देखने मिला या फिर अतिरिक्त उछाल देखने को मिला, क्योंकि आप अमूमन T20 क्रिकेट में ऐसी सतह की उम्मीद नहीं करते जिसमें इतना ज़्यादा उछाल हो। तो शायद उछाल ने परेशान किया था एलएसजी के बल्लेबाजों को, मगर उछाल से जनरली दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों को इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। वैसे सुनने में आ रहा है कि इस बार ब्लैक सॉइल पिच जो है एकाना का, उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं लखनऊ मुंबई के खिलाफ। 2023 का सीज़न याद है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल तो ऐसा लगता था कि दो अलग मैदान पर आप खेल रहे हैं। तो अगर ये परिवर्तन आता है तो ऑलरेडी मामला थोड़ा पलटता है। उस तरह की सतह हमें देखने को नहीं मिले, क्योंकि मुझे याद है मैं उस मैच में शामिल था जहां पर आरसीबी और लखनऊ का एक बहुत लो स्कोरिंग कांटे की टक्कर हुई थी। और वो 125 या 130 रन आरसीबी ने बनाए थे और डिफेंड भी कर लिए थे। तो उस तरह की सतह तो हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी आलोचना भी हुई थी उस सीज़न में कि थोड़ा सा इक्वल होना चाहिए, वो एक तरफ ही काफ़ी हो गया था। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह की सतह मिलेगी। और हम उम्मीद यही करेंगे यदि ब्लैक सॉइल की भी हो तो ब्लैक सॉइल के ऊपर भी उछाल थोड़ा सा कम हो जाएगा, मगर फिर भी गेंद बल्ले के ऊपर आते हुए नज़र आएगी आपको। आप लखनऊ के पिछले दो मुकाबलों से कहते आ रहे हो कि शमार जोसेफ को आप खेलते हुए देखना चाहोगे। सेम सवाल, सेम जवाब? जी, मैं अभी भी उसी बात के ऊपर काफ़ी दृढ़ता से खड़ा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास शार्दुल ठाकुर ज़रूर है, प्रिंस है, और शार्दुल का मेन जॉब एक छोर से हो सकता है कि चलो स्विंग करे, मगर दूसरे छोर से आपको थोड़ा सा डरा के धमकाने वाला गेंदबाज भी चाहिए। और जिसकी पहले अगर हम जिस तरह से रणनीति बनाई थी, मयांक को उन्होंने रिटेन किया था, और मयांक की काबिलियत क्या है? रफ्तार ही तो है। तो रफ्तार की अगर आपके पास कमी है तो फिर आप क्यों नहीं एक उस वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ी को चुने। वो हालांकि सरप्राइज़ पैकेज हो सकते हैं क्योंकि T20 में ज़्यादा अनुभव है नहीं, मगर फिर भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करना है आपके बॉलिंग अटैक को। तो उनकी वापसी से मुझे लगता है जो टीम का एक बैलेंस है बिल्कुल बराबर हो जाएगा। मतलब बॉलिंग का वज़न भी उतना ही अच्छा हो जाएगा जितना बैटिंग का वज़न है। अब लखनऊ के स्पिनर्स की ओर ध्यान दें तो रवि बिश्नोई, जो उनके प्रमुख स्पिन गेंदबाज हैं, उनकी शुरुआत खास नहीं रही है अब तक, और पिछले सीज़न भी वो अपने नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उतने कारगर साबित नहीं हुए थे। क्या लगता है आपको, क्या नोटिस किया आपने रवि बिश्नोई की बॉलिंग में पिछले 1 डेढ़ साल में? अ, देखिए, पहले तो एक नॉवेल्टी फैक्टर रहता है कि ज़्यादा खेले नहीं हैं, और जैसे जैसे आप ज़्यादा खेलते जाते हैं तो वैसे वैसे टीम्स और बल्लेबाज भी आपको बराबर से एनालाइज करके उनके हिटिंग एरियाज़ को चुन लेते हैं, जो सबसे जिस भी तरह से वो डाल रहे हैं। जैसे अभी हमने राशिद खान के खिलाफ देखा कि आप बल्लेबाज और ना लॉन्ग ऑन पे खेलने जा रहे हैं, वो सिर्फ मिड विकेट और स्क्वायर लेग की तरफ देख रहे हैं। और कुछ उस तरह की रणनीति बिश्नोई के खिलाफ भी काफ़ी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि उनकी सिर्फ गेंद अंदर ही पड़ती है। और अगर हम देखें तो रफ्तार में भी कुछ ज़्यादा बदलाव है नहीं। तो ओवरऑल कुछ अलग करने की कोशिश ज़रूर करनी होगी रवि बिश्नोई को। उन्होंने, मैंने बीच में ये चर्चा भी सुनी थी कि थोड़ा सा लेग स्पिन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि थोड़ा सा वो लेग स्पिन भी डालने लगे स्लाइटली आउटसाइड ऑफ स्टम्प, तो एक बल्लेबाजों के दिमाग में वो डाउट डाल सकते हैं, जहाँ पर वो एक तरफा ही सोचेंगे नहीं। उनको ये भी डर होना चाहिए कि बॉल बाहर भी थोड़ा सा हल्का जा रहा है, नहीं तो अब इस वक्त वो सिर्फ इन स्विंग बॉलर समझ के सभी बल्लेबाज उनके खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे हैं।
जहां एक तरफ रवि बिश्नोई अब तक 3 मैच में तकरीबन 12.5 के इकॉनमी रेट पर चल रहे हैं, वहीं दिग्वेश राठी जो आईपीएल में डेब्यूटेंट है, उन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की है इस सीज़न की। क्या फ़र्क है जिसकी वजह से दिग्वेश राठी अभी सफलता प्राप्त कर पा रहे हैं और बिश्नोई नहीं कर पा रहे? सबसे पहली बात वो एक एडवांटेज है, न्यू कमर एडवांटेज, क्योंकि पहला सीज़न है उनका आईपीएल का, ज़्यादा टीमों ने उनके खिलाफ खेला नहीं है। तो वो एक न्यू मूवर एडवांटेज हम अक्सर कहते हैं, वो उनके पास है। और उसके अलावा जो स्किल सेट भी है, क्योंकि एक तरह की गेंदबाजी नहीं है, मतलब उनको लेग स्पिन भी डाल सकते हैं और गुगली भी उनका अच्छा है। तो वैरायटी उनके पास काफ़ी अच्छी है और टेम्परामेंट भी अच्छा नज़र आता है, क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं और हमने काफ़ी बार देखा है कि लेग स्पिनर्स जनरली पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए हमें दिखते नहीं है, वो फिंगर स्पिनर का ही काम होता है। तो और फिंगर स्पिनर से अगर आपको कराना है तो वहाँ पर उनके पास एक और विकल्प है, सिद्धार्थ का मणिमालन विकल्प है। सिद्धार्थ। तो मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित था पिछले मैच में कि कुछ 170 का स्कोर होने के बावजूद भी उन्होंने सिद्धार्थ का इस्तेमाल किया मिडल ओवर्स में, जब प्रिंस का भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि विकेट में इतना घुमाव था नहीं। तो ये छोटी छोटी टैक्टिकल चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर फरमाना होगा जस्टिन लैंगर, ज़हीर खान और ऋषभ पंत को। देखते हैं अगर ये बात लखनऊ तक पहुंचती है और लखनऊ घर में घर वाली फीलिंग वापस फील कर पाते हैं कि नहीं। शुक्रिया संजय आपके वक्त के लिए। और जिस सवाल से शुरुआत की थी उसी सवाल से अंत करते हैं। क्या आपको लगता है लखनऊ के गेंदबाज रोक पाएंगे एमआई के बल्लेबाजों को? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और बने रहिए रणनीति के साथ ESPN क्रिक इन्फो पर।